फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास का पहला चैप्टर जो है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, तो उस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इनके बारे में व्याख्या के साथ आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो आप लोगों को इसके आंसर्स बताने हैं और कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट करके बताना है कि आपके अनुसार आपने सही आंसर कितने किए थे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। जब एक बावर्ची भोजन को चख कर देखता है तो यह किसके समान है? अधिगम का मापन, अधिगम के रूप में मापन, अधिगम के लिए मापन और मापन एवं अधिगम। सोचिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। जब एक बावर्ची भोजन को चख कर देखता है, तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए मापन, इसका संबंध होता है मूल्यांकन की रचनात्मक एवं नैदानिक विधि से। यानी कि अधिगम के लिए मापन का संबंध है मूल्यांकन की रचनात्मक और नैदानिक विधि से। तो भोजन को पकाते हुए चखकर देखना अधिगम के लिए मापन की तरह है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि जब एक बावर्ची भोजन को चखकर देखता है तो यह अधिगम के लिए मापन के समान है। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह की सभा में नैतिक बातों पर भाषण देना, विद्यार्थियों के लिए एक परिस्थिति सृजित करना और उन्हें निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों का उदाहरण पेश करना, विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बारे में अंतर बताना। बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्य हैं उनका विकास करने का इन चारों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अधिगम अवलोकन से होता है, यानी कि जो बच्चे जब सीखते हैं तो वो देखकर ही सीखते हैं। तो इस अधिगम का प्रभाव उस अधिगम से बेहतर होता है जिसे व्याख्या के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगर आपको कोई चीज़ थ्योरी में बताई जाए, उसके अलावा आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके बताई जाए, तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ बच्चों को ज़्यादा याद रहती है। तो शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन बच्चों को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। या कहने का मतलब है, इसका ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे, शिक्षकों और जो वयस्क हैं यानी कि बड़े हैं जो, उनके द्वारा अगर नैतिक मूल्यों को बच्चों के अंदर विकास करना है तो उदाहरण पेश करना सबसे अच्छा रहेगा। 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन है वृद्धि मात्रात्मक बदलावों की ओर संकेत करती है जबकि विकास का संबंध गुणात्मक बदलावों से है। आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। दूसरा है वृद्धि वातावरण का कार्य है। तीसरा है विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। और चौथा है वृद्धि आंतरिक और आनुवंशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि वृद्धि और विकास के बारे में गलत बात कर रहा है? तो जो विकास है तब भी संभव होता है जब कोई वृद्धि नहीं होती है। ये बात आपने पढ़ी होगी वृद्धि और विकास के अंतर में। जैसे उदाहरण देके बताता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं, उनका जो भार है या उनका शरीर है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो दूसरे पक्ष हैं जैसे कि सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष, उनका विकास हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर होगा। यानी कि यही कथन गलत है कि विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं। कहने का मतलब है कि वृद्धि के बिना भी विकास संभव होता है। उदाहरण देके मैंने आपको बता दिया था। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। खाली जगह है, इन चारों में से आपको उसका आंसर भरना है। बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। तो क्रिस्टलीकृत, तरल, मानव या सृजनात्मक? आंसर बताइए इसका। तो अगर हम पहले नंबर ऑप्शन को देखेंगे क्रिस्टलीकृत, तो क्रिस्टलीकृत बुद्धि है उसका संबंध होता है समस्या समाधान के लिए ज्ञान का प्रयोग करना। तो कहने का मतलब है जो क्रिस्टलीकृत बुद्धि है वो ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्रिस्टलीकृत बुद्धि होती है उसका संबंध होता है समस्या समाधान के लिए जो ज्ञान का प्रयोग करते हैं उससे इसका संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 4 का सही होगा कि क्रिस्टलीकृत बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होती है। 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विकास की इनमें से कौन सी अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है? शैशव अवस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यकाल और वयस्क में?
विकास की कौन सी अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है, आपको बताना है। अभी जैसे क्वेश्चन के बारे में समझें, जो शैशवावस्था है उसका संबंध बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था से है, जहां पर बालक आत्म केंद्रित दिखाई देता है। और इस अवस्था के दौरान बालक अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना और अपने आसपास के वातावरण में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। यानी कि आत्म केंद्रित कहने का मतलब है खुद कुछ काम करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वो है शैशव अवस्था। यानी कि शैशव अवस्था की जो अंतिम अवस्था होती है वो उसका संबंध होता है बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था से। शैशव अवस्था का जो धीरे धीरे जब शैशव अवस्था बढ़ती है या लास्ट टाइम होता है, उस टाइम पे बच्चा इन चीज़ों को पहचानना, देखना, ये सब चीज़ शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी हम। नाचना, लिखना, ड्राइविंग, ये कुछ उदाहरण हैं शारीरिक विकास के, गतिक विकास के, सामाजिक विकास के और भावनात्मक विकास के। तो कौन से विकास के अंतर्गत शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में परिवर्तन दिखता है? वो है गतिक विकास। जब गतिक विकास होता है तो बच्चा या बालक के शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको वह कंट्रोल करने में थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 गतिक विकास के ही उदाहरण है, नाचना, लिखना, ड्राइविंग, ये सभी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत मीन्स इंडिविजुअल। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास की क्रम और विकास के लिए सामान्य क्षमता। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न होते हैं? तो एक जो बच्चा होता है या किसी एक बच्चे के बारे में बात करें तो किसी एक बच्चे के विकास की दर और दूसरे बच्चे की विकास से काफ़ी अलग होती है। और इस सिद्धांत को बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए, कुछ बच्चे होते हैं जो 8 माह में चलना सीख जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 महीने से ज़्यादा समय लेते हैं चलने के लिए। यानी कि हर एक बच्चे का डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, वो है विकास की दर। ये क्या होती है? एक दूसरे बच्चे से भिन्न होती है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। खाली जगह है कि किस स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशल से भी करने लगता है? विद्यालय से पूर्व के स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर और मध्य वयस्कावस्था स्तर पर। तो ज़्यादातर बच्चे या मैक्सिमम बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के दौरान अपनी वास्तविक योग्यताओं से परिचित हो जाते हैं, क्योंकि वे इस दौरान अपने कौशलों की दूसरे के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार, इन चारों में से आपको ये खाली जगह पर भरना है, हो जाती हैं जटिल, तनाव रहित, आरामदायक और दबाव युक्त। किसी बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार कैसी हो जाती हैं? आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो बौद्धिक गतिविधियां हैं वो स्कूल से पूर्व की गतिविधियों से अधिक स्वतंत्र हो जाती हैं। वे अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं और वे जो आपस में तर्क वितर्क करना, कोई चीज़ का रीज़न का मालूम करना, तो ये सब चीज़ें करना सीख लेते हैं। यानी कि अधिक जटिल तरीके से उनको सीखते हैं। तो एक बालक की गतिविधियां हैं, जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है, वृद्धि होती है, जैसे जैसे वो वृद्धि होती है उसके अंदर, तो उसके अनुसार जटिल हो जाती हैं। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10। शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? जो कोई शिशु है वो प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल पर, साथी समूह पर, माता पिता पर या दादा दादी पर, किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर होता है? तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उससे मालूम चलता है कि बहुत सारे संबंध हैं उसके आसपास, जैसे कि माता पिता के साथ संबंध उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो बच्चा है वो अपनी आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आराम और अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा अपने माता पिता पर ही आश्रित होता है। और विकास करने और उचित प्रकार से समाज के साथ घुलने मिलने, ये सब होने के लिए बालक को एक सुरक्षा का भाव भी, यानी कि इस तरीके की जो बातें उसे आवश्यकता होती हैं, वो सब चीज़ें केवल उसे अपने माता पिता से ही मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ये थे टोटल 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से।
तो आप लोग बताइए कि आपके अनुसार आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया, कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत उससे संबंधित 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग उसे भी पहले मेरे आंसर बताने से पहले ही खुद करके देखें, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।